बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा दिया था, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र्स। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि अब हमारा इस क्लास का जो टॉपिक नंबर 1 है वो है इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। कि इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक आर्ट है या फिर एक साइंस है। चलिए देखते हैं इसको। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अकाउंटिंग बच्चों दोनों है, अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। कैसे है चलिए डिस्कस करते हैं। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है, एक टेक्निक है विच हेल्प अस टू अचीव अवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। किनको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये हम करते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल बुक के अंदर। कैश बुक करते हैं, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, ठीक है। फिर उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि उनको अकाउंट्स के अंदर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं फिर हम समराइजिंग करते हैं। अब ये समराइजिंग क्या है, समराइजिंग हम किस तरीके से करते थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि समराइजिंग हम 3 तरीक़ों से करते हैं। कैसे, ट्रायल बैलेंस से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट से, ठीक है। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो फर्म ने क्या करा है, प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस, ठीक है। इसके बारे में हमें पता चल जाता है। चलिए, तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक टेक्निक, एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है। कला है ये। तो अकाउंटिंग क्या हो गई, एक आर्ट है। चलिए, अब अकाउंटिंग साइंस कैसे, ये देखते हैं। एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज जो बेस्ड है किन्हीं सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स पर, किसके ऊपर है, किसी सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स पर है। कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं ना अकाउंटिंग भी, क्योंकि अकाउंटिंग के क्या होते हैं बेटा, देखो अकाउंटिंग भी ना किन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे चलती है। अकाउंटिंग के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के भी रूल्स हैं। तो जब इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर हमारी अकाउंटिंग चलती है तो ये क्या बन गए, प्रिंसिपल्स नहीं हो गए। तो प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी अकाउंटिंग क्या है, बेस्ड है। और जहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं यानी कि सिद्धांत आ जाते हैं ना, वहाँ पर एक तरीके से क्या बन जाते हैं, वो साइंस बन जाती है, ठीक है। साइंस भी क्या है, प्रिंसिपल्स ही तो हैं उसमें भी। तो इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। चलिए, अब हम हमारा एक और टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 2। सेकंड टॉपिक है इस क्लास का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट आर 2, नेमली डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। दो हिसाब से अकाउंटिंग के सिस्टम होते हैं। एक होता है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी जो आप लोग 11th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग
ये जो बुक पढ़ रहे हैं ये है डबल एंट्री सिस्टम। डबल बुक कीपिंग लिखा होता है ना आपके, आप अपनी कवर पेज देख सकते हैं इस बुक का। तो हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। सिंगल एंट्री क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों कि हम यहाँ पर दोनों एक्सपेक्ट को, कैसे एक्सपेक्ट्स को, बोथ एक्सपेक्ट्स जो कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा डेबिट और एक हमारा होता है कौन सा, क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ना हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, वो दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन का डेबिट भी होता है और हर ट्रांजैक्शन का क्रेडिट भी होता है, तो हम उन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी सिस्टम का बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी आगे एग्जांपल देगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं। अ ट्रांजेक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एक ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन, और कौन सा टाइम पर, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते ना, तो उसका एक जो डेबिट हुआ होगा उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और अदर एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और दूसरे एक्सपेक्ट को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कैश परचेजेस। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया बच्चों, आपने क्या करा बच्चों, आपने कैश परचेजेस करी, कैश परचेजेस स्टॉक, आपने स्टॉक खरीदा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या क्या हुआ पहले ये समझेंगे आप। आपने कैश परचेज किया, तो जो आपका कैश है वो तो चला गया, और जो आपका स्टॉक है वो क्या हुआ, वो आपका आ गया। ठीक है, ओके। तो जो हमारा स्टॉक, यानी कि क्या होते हैं स्टॉक, क्या होते हैं हमारे स्टॉक, होते हैं हमारे गुड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कैश हमारा क्या हो गया, कैश हमारा जा रहा है और स्टॉक हमारा आ रहा है। अब जो गुड्स होते हैं, परचेजेज होते हैं, ये हमारे एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं। ये आप जनरल एंट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूँ कि डबल एक्सपेक्ट क्या होते हैं, ये बोथ एक्सपेक्ट डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो गुड्स होते हैं ना, वो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब हमारे एक्सपेंसिव बढ़ते हैं तो हम इनको करते हैं बच्चों डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। और जो हमारा कैश है वो हमारी होती हैं बच्चों असेट्स, और जब हमारे असेट्स कम होते हैं तो ये होते हैं बच्चों क्रेडिट। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रेडिट। तो देखो यही ट्रांजैक्शन थी, कैश परचेज किया था आपने, गुड्स खरीदे थे आपने, तो आपका गुड्स क्या हो रहे हैं, डेबिट, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप जब दोनों ट्रांजैक्शंस को अपने बुक ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ गया होगा डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। ये अलग एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे। इन द ट्रांजेक्शन टू एक्सपेक्ट्स आर इन्वॉल्व, रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश। अब यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड हो रहे थे, आपको तो कह रहा है कि आपको गुड्स मिल भी रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, पेइंग कैश कर रहे हो। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दीज एक्सपेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। आप दोनों एक्सपेक्ट्स को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ओके बच्चों, thus we can define double entry system as the system which recognize and records both aspects of a transaction। जो both aspects of किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होती है। ओके, अब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इन्होंने और भी बता रखा है। कह रहे फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम।
इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अब देखो आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया हर ट्रांजेक्शन का कि कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, तो कितना आया कितना गया। ठीक है, चलिए। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विच इज द एक्सपेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड द एक्सपेक्ट ऑफ गिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये टू फोल्ड एक्सपेक्ट बता रहा है हर ट्रांजेक्शन को कि क्या आपको मिल रहा है और क्या आपका देना पड़ रहा है, गिविंग हो रहा है। थर्ड में देखते हैं, इन दिस सिस्टम वन एक्सपेक्ट इज डेबिटेड, एक एक्सपेक्ट डेबिट होता है। देखो यहाँ पर भी डेबिट हुआ था ना, तो कह रहे हैं यहाँ पर आपका क्या हुआ, डेबिट हुआ था। ठीक है, और एक एक्सपेक्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप रूल्स पढ़ेंगे अभी आगे आपके चैप्टर में, इसी बुक में आएंगे 11th क्लास की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, कैश घट रहा है तो क्रेडिट कर दिया, तो ये रूल्स आप वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, चलिए। सिंस वन एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, एक एक्सपेक्ट जो ट्रांजेक्शन का होता है उसे डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। द टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। हाँ, ये भी जरूर समझना चाहिए आपको। इस फोर्थ पॉइंट में क्या समझा रहा था कि देखो हमने कैश परचेज किया था बच्चों 50,000 रुपीज़ का, हमने कैश परचेज किया था 50,000 रुपीज़ का, तो आपके पास 50,000 रुपये के क्या आए बच्चे, गुड्स आए। ठीक है, 50,000 के हमने स्टॉक खरीदा था, तो आपने पैसे भी 50,000 रुपये के भी पे किए होंगे यहाँ पर। ठीक है, कैश परचेजेस किया था ना हमने स्टॉक में, तो देखो 50,000 डेबिट हो गया और 50,000 क्रेडिट हो गया, तो ये दोनों क्या इक्वली तो हो रहे हैं। तो यही बात बता रहा था यहाँ पर ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस क्या है, मतलब स्टेज होते हैं ना कुछ, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर, यानी जर्नल बुक के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। सेकंड क्या है, क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बाय पोस्टिंग देम टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट एंड देन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब क्या करोगे आप, ट्रांजैक्शन को बच्चों जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर दोगे। यानी कि देखो इसी का एग्जांपल लेके चलूँगा मैं यहाँ पर कि अगर आप क्या बना लेना आप परचेजेज अकाउंट, आप एक क्या बना लेना परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज जो आपने परचेज करी वो अकाउंट की ट्रांजैक्शन यहाँ आ जाएंगी, और आप एक बना लोगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो आपने जो जर्नल एंट्री करी अब उनको क्या कर दोगे, आप उनको एक एक करके इसके अंदर पोस्ट कर दोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। और फिर इससे आप एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ये भी आपको भी इसी बुक में बताएंगे, ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर कैसे बनता है। थर्ड है क्लोजिंग द बुक एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए बुक्स को और प्रिपेयर कर लीजिए फाइनल अकाउंट्स का। अब फाइनल अकाउंट बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये सब करके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, एक एक करके देख लीजिए जल्दी से। कहता है साइंटिफिक सिस्टम, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम कैसे है ये, कि जितना भाई हमारा जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है दोनों को रिकॉर्ड करो, तो इसलिए ये क्या है, साइंटिफिक है, क्योंकि आप इसमें बोथ एक्सपेक्ट्स को, हर ट्रांजेक्शन के बोथ एक्सपेक्ट होते हैं यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में, दोनों को क्या करो, रिकॉर्ड करो। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है। Double entry system is a scientific system of recording business transaction as compared to other system of bookkeeping. It helps to attain the objective of accounting. ये आपका objective of accounting को प्राप्त करने के लिए बहुत सही है डबल एंट्री सिस्टम। क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई हमारे पास कितना आया और कितना गया, तो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, डबल एंट्री सिस्टम आपको बता देगा। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके पास एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा बच्चों, पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। 50,000 रुपीज़ आए और 50,000 रुपीज़ के गुड्स आए और 50,000 रुपीज़ का कैश गया, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया आपके पास। अंडर द सिस्टम बोथ साइड ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड। अब आपको एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिल जाएगी किसी भी अकाउंट की, ठीक है भाई, आपके पास 50,000 रुपये का क्या हुआ, कैश हमारा 50,000 रुपये का चला गया, तो जब ये चला जाएगा तो हम
50,000 से वहाँ दिखा देंगे, और 50 जैसे स्टॉक आ गया हमारा तो ये 50,000 से ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बन जाएगी किसी भी अकाउंट की, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। 50 का डेबिट, 50,000 का डेबिट, 50,000 का क्रेडिट। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। आपको क्या, आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, सही तरीके से एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर 50,000 का डेबिट भी आपको पता चल गया कि भाई 50,000 पैसे हमारे चले गए, लेकिन 50,000 का स्टॉक भी तो आ गया, तो आपको एक एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको जब प्रॉफिट और लॉस भी ठीक तरीके से पता चल रहा है, आपका कैश कितना गया कितना आया, आपका स्टॉक, आपने मान लेते हैं कुछ मशीनरी वगैरह खरीदी, तो आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है, वो भी एकदम एक्यूरेट। तो इसलिए ये क्या है, ये आपको एक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी प्रोवाइड करता है एक्यूरेट। फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। आपको अगर कंट्रोल करना है कि भाई देखो हमारे जो स्टॉक है, अब हम ज़्यादा परचेजेस तो नहीं करते हैं, 50,000 का हम परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब 50,000 मतलब परचेजेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन जो स्टॉक है हमारे वो किस बेसिस पे हम परचेज कर रहे हैं, कैश बेसिस पे कर रहे हैं या फिर उधार पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट, वो वाला क्रेडिट। ठीक है ना, ये दूसरा मैंने उधार बोला, ये क्रेडिट बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस यानी कि जो पैसों में करते हैं, क्रेडिट बेसिस यानी कि जो हम किस में करते हैं, हम करते हैं उधार पे। ठीक है, वो होती है हमारी क्रेडिट बेसिस। चलिए, फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, तो आपको कंट्रोल पता चल जाएगा, फुल डिटेल मिल जाएगा आपको कि कितना स्टॉक कैश में आया और कितना स्टॉक क्रेडिट में आया। चलिए आगे देखते हैं। कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। अब आपके पास प्रॉपर तरीके से डाटा रखा हुआ है, जब आपके पास प्रॉपर तरीके से डाटा रखा हुआ है, आपने मेंटेन किया है, आपने बोथ एस्पेक्ट लिखे हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि भाई हमने प्रीवियस ईयर में कितने जो स्टॉक खरीदा था वो कितना खरीदा था कैश बेसिस पर, कितना खरीदा था क्रेडिट बेसिस पर। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब हमने देखा भाई हमारी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किस बेसिस पर हो रही है बच्चों, क्रेडिट बेसिस पर हो रही है। हम जो भी स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पर कर रहे हैं, तो हमें तो भाई क्रेडिट बेसिस पर ज़्यादा करनी नहीं चाहिए ना। अगर हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे करेंगे तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे क्या बढ़ जाएंगे बच्चों, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमें तो फिर हमें बहुत कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर, हमें पे करना पड़ेगा। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट यहाँ पर कि भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आप कम कर दीजिए, इसका रेशो कम कर दीजिए, कैश ट्रांजैक्शन में ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। अब ये पॉइंट भी बहुत सही है कि जैसे कि मान लेते हैं आपने क्या करा कि भाई कोई बहुत ज़्यादा ही समझदार बन रहा है और आपके ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट्स के साथ क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। वो क्या करता है कि 50,000 रुपीज़ का उसने ना क्या करा, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 50,000 रुपीज़ का उसने क्या करा, कैश तो दिखा दिया जाते हुए, भाई 50,000 का कैश गया, लेकिन उसने क्या करा, अब मान लेते हैं अगर हम डबल एंट्री नहीं कर रहे होते और वो दिखा देता कितना कि बस उसने सिर्फ क्या करा बच्चों, इतनी एंट्री करी, सिर्फ इतनी एंट्री करी 50,000 की, कि अब उसने सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट लिखा एक ट्रांजैक्शन का, और ये बोल दिया कि स्टॉक आया था लेकिन कम आया था, या फिर झूठ बोल देगा आपको। तो आपको तभी पता चल जाएगा अगर आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो ना, तो आप देख सकते हो कि भाई अगर 50,000 का हमारा कैश गया है, अगर कैश परचेजेस हुई हैं ऑफ स्टॉक की, यानी कैश परचेज आपने किया है, तो 50,000 का कैश गया होगा तो 50,000 का स्टॉक आया भी होगा। तो आप पकड़ सकते हो फ्रॉड्स और मिस एप्रोप्रिएशंस को। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये इसी का सब टॉपिक है, सिंगल एंट्री सिस्टम आ गया बच्चों। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। सभी ट्रांजेक्शन को उसमें रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता ऑन डबल एंट्री बेसिस। किस बेसिस के ऊपर, डबल एंट्री बेसिस को, डबल एंट्री के बेसिस पे सभी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, इन सम ट्रांजेक्शंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कभी कभार तो हम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, वाइल इन अदर कभी कभार तो क्या होता है, हम एक भी आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ठीक है, या तो आप एक एक्सपेक्ट को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तभी तो क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक ही एक्सपेक्ट को।
ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। इसका ना एक प्रॉपर परफेक्ट एग्जाम्पल जो है ना, आप बहुत इजी समझ सकते हो इससे। ये है बच्चों कैश बुक। कैश अकाउंट बना लिया आपने, कैश बुक बना ली। अब इसमें क्या होता है कि आपकी फर्म ना बस सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट बना रही है, जैसे होता नहीं है। हम भी क्या करते हैं, जैसे कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती है, हम भी क्या करते हैं, हम भी एक तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम ही करते हैं। कैसे करते थे, पॉकेट मनी का एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो आपको मान लेते हैं कि 500 की पॉकेट मनी मिली, तो आप 500 की पॉकेट मनी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि भाई हमने 200 रुपीज़ तो हमने अपने क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए रख लिया, आपको कुछ खरीदना होगा, ठीक है। 300 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ आपके बर्थडे आने वाला है इस मंथ में, तो आपने उस बर्थडे पार्टी के लिए उसमें आपने उसको दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है तो अलग से रख लिया। तो आपने क्या करा, बस सिंगल एंट्री करी, ठीक है ना। तो एक तरीके से सिंगल एंट्री से। और कैश बुक में भी यही हो रहा है। कैश बुक में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ ट्रांजेक्शन को एक ही बेसिस पे कर रहे हो कि देखो कैश आया, जैसे कि आपको किसी पर्सन से पैसे मिले, आपको एक्स से पैसे मिले, तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी, मुझे 500 रुपये एक्स से मिले, मैंने वाई को 500 रुपये पे कर दिए। अब देखो कैश ही हो रहा है बस, इसमें कैश सिर्फ आना जाना हो रहा है एक ही चीज़ का, या तो एक ट्रांजेक्शन पे आ रहा है, एक ट्रांजेक्शन पे जा रहा है। तो ये हो गई आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल। लेकिन डबल एंट्री में क्या करते थे हम, कैश हमारा गया तो किस रीज़न से गया, कहाँ से गया, वो हमारे स्टॉक की वजह से गया, क्योंकि हमने 50,000 का स्टॉक भी खरीदा था। आगे बात समझ में आपको। चलिए, कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम, द अकाउंट इज मेंटेन अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक। अब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही से तो है, हमें ये नहीं पता कि भैया देखो 500 रुपये का कैश आया, लेकिन किस बेसिस पर आया, किस रीज़न से आया, ये नहीं पता। 500 का स्टॉक हमारा गया, किस लिए गया ये भी नहीं पता। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं ये, तो अनसिस्टमैटिक वे है, तो ये रिलायबल भी नहीं है, नॉट रिलायबल है। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन द डबल एंट्री बेसिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए देखो भाई, अब मुझे तो दोनों एक्सपेक्ट पता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। उसमें क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई हमारा जो क्या क्या डेबिट हो, तो एक डेबिट यहाँ आ जाता है, क्रेडिट यहाँ आ जाता है, तो भाई कितना डेबिट हुआ किसी चीज़ का, कितना क्रेडिट हुआ, तो ये ट्रायल बैलेंस में हम ये देखते हैं। तो जब तुम्हें तो यही नहीं पता कि, तो उस समय एक ट्रांजेक्शन का इतना ही पता है कि एक चीज़ हमारे पास 500 की आ रही है, तो उसका बस इतना पता है कि डेबिट हो रही है या तो फिर क्रेडिट हो रही है, तो आप ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं सकते। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब मैंने आपको समराइजिंग के पहले पॉइंट में बताया था, समराइजिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनेगा तो भाई ये सब एंड ये भी कैसे बन जाएंगे, ये भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये है सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों देखो, हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसे अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा और नहीं समझा तो मान लीजिए फिर तो आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अकाउंटेंसी के टर्म्स क्या हैं, ओके। तो फिर आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।